नमस्कार दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने बात शुरू कर दी थी 1857 की क्रांति जो हुई है या 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसके कारणों की चर्चा शुरू कर दी थी। और पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे मिलिटरीली सैनिक कारण और पॉलिटिकल कॉजेज जो है राजनीतिक कारणों को हमने कवर किया। आज हम बात करेंगे सोशियो रिलीजियस और इकोनॉमिक रीजंस की, बेसिकली कि इस वर्ग में भी बांटा गया था 1857 के विद्रोह के कारणों को। तो सोशियो रिलीजियस मीन्स सामाजिक सरोकार जो है, सामाजिक और धार्मिक जो कारण हैं उससे जो हमारा कंसर्न है उसे भी लिया गया। बेसिकली वही बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। बड़ा एक अजीब लगता है सुन के कि रेलवे को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। तो रेलवे चली है, जो पहली रेल चली है और बाद में और ट्रेनें भी चली, तो वो एक 1857 की क्रांति का कारण किस प्रकार से बन सकता है। लेकिन वो बना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बना, क्योंकि जब हम देखते हैं कि रेलवेज की इंट्रोडक्शन हुई, भारत में रेल चलनी शुरू हुई है बेसिकली, तो कोई कंपार्टमेंटलाइज तो नहीं ना किया उन्होंने, ब्रिटिश ने, कंपनी ने, कि यहाँ पर फला कास्ट का व्यक्ति बैठेगा, फिर फला क्लास का व्यक्ति बैठेगा, फला वर्ग का बैठेगा। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उनके लिए जो इंडियंस थे वो इंडियंस थे। भारतीय सभी जो है एक खाके में, एक ढांचे में ढले हुए थे। जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनके लिए वो इंडियंस नहीं थे। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ कि जो यूरोपियंस थे या ये कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उनके लिए इंडियंस हैं। भारतीय, सभी भारतीय जो है वो इंफीरियर है उनके लिए, या उनको वो एक ही नज़र से, एक ही दूरबीन से देख रहे हैं। लेकिन जो भारतीय हैं वो अपने आप को विभिन्न दूरबीनों से देखते थे। और फिर होता क्या था बेसिकली कि जब वो ट्रैवलिंग करते थे, रेलवेज में बेसिकली जाते थे, तो विभिन्न जो जाति के लोग हैं या विभिन्न वर्गों के लोग हैं, उन्हें कई बार एक साथ बैठना पड़ता था बेसिकली। और कास्ट सिस्टम जो है हमारा वो इतना डीप रूटेड है प्राचीन काल से ही कि मेरा तो ये मानना है कि आज तक भी 2020-21 तक भी हम कास्ट सिस्टम को अपने निकाल नहीं पाया सोशल सिस्टम से, और उनको लगता नहीं कि कहीं निकलेगा भी, क्योंकि इट इज़ एम्बेडेड सो डीपली इन अवर सोशल सिस्टम। तो बात कब की हो रही है? बात हो रही है 1857 की, 1853 की, जब ये रेल चलती है। तो 1853 की जब बात करें तो कितना पुराना अरसा है वो आज की तुलना में है। तो तब तो और भी ज़्यादा रूटेड था। ठीक है, रूटेड अब भी है, लेकिन तब तो हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते बेसिकली कि वो इसके खिलाफ उनके दिल में कोई बात ना उठती हो। जब एक उच्च वर्ग का व्यक्ति जो है वो एक नीचे वर्ग या निम्न जाति के लोग के साथ बैठ के सफ़र करता था बेसिकली, तो कहीं ना कहीं उसे लगता था कि जो रेल चलाकर बहुत बड़ी गलती की है अंग्रेज़ों ने, और हम सफ़र तो कर रहे हैं, हमें सहूलियत है, वो सहूलियत उसे दिखती थी। लेकिन उस सहूलियत के साथ साथ उसे ये भी दिखता था कि जो एक साथ बैठकर उसे सफ़र करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो एक उसकी सोशल वैल्यू या उसकी जो धार्मिक रिलीजियस नॉर्म्स हैं बेसिकली, या एक ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा था, एक परंपरागत जो है सोशल सिस्टम, सामाजिक सिस्टम चला आ रहा था, कहीं ना कहीं वो इस बात को उस पर चोट समझता था कि उस पर चोट पहुंचाई है अंग्रेज़ों ने। तो वो चोट लगी है, जब चोट लगी है, हर्ट किया है, तो वो कहीं ना कहीं उभरेंगे। जब मौका मिला तो वो फिर इस क्रांति के, इस विद्रोह के तौर पर उभरे कहीं ना कहीं। तो लोग शामिल हुए। इन्होंने शुरू नहीं किया। द मिडिल क्लास वाज नॉट द फोररनर ऑफ दिस म्यूटिनी और रिवोल्ट और व्हाटएवर वी से, बट दे सर्टेनली टुक द पाथ. It was not just like a French Revolution where the middle class was forerunners, अग्रणी थे। लेकिन यहाँ पर ये क्लास अग्रणी नहीं थे, लेकिन वो एक वेट जरूर कर रहे थे किसी मौके का कि कोई और करे, कुछ ऐसी बात करे, बगावत करे अंग्रेजों के खिलाफ, तो हम कहीं ना कहीं लाइन में जुड़ जाएं, हम क्यों में जुड़ जाएं, क्योंकि वो रोष अंदर पैदा हो रहा था। ठीक है, तो सोशल वैल्यूज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मेडल किया इन्होंने, ऐसा भारतीय समझते थे। जैसे कि बेंटिक के समय में हम देखते हैं कि सती प्रथा को बंद करवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1829 में जो रेगुलेशन पास किया
और सती प्रथा को इलीगल घोषित किया गया और उसके साथ उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बंद करवाया। तो ये एक प्रोग्रेसिव कदम थे, प्रोग्रेसिव स्टेप्स थे विलियम बेंटिक के। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत में इसके खिलाफ एक बात उठनी शुरू हुई कि ब्रिटिशर्स जो है, कंपनी जो है, इट इज मैडलिंग इन देयर इंटीरियर अफेयर्स, इन द इंटरनल अफेयर्स, और इस बात का कोई हक जो है वो कंपनी को नहीं है। सती सिस्टम इज एम्बेडेड इन अवर सिस्टम, ऐसा कहा जाने लगा कि ये तो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे समाज के साथ जुड़ा हुआ है, इन्हें क्या पता, अंग्रेजों को क्या पता कि ये सिस्टम क्यों है। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो एक सोशल सिस्टम का पार्ट बन चुका था बेसिकली, कि इन्हें क्या पता, अंग्रेजों को क्या पता, तो इन्हें कोई हक नहीं है कि इंटरफेयर करें। तो वो चिंगारी भी, जैसे रेलवेज की बात मैंने की अभी, कहीं ना कहीं दिल में बात थी, सुलग रही थी। मिशनरी एक्टिविटीज़ तो स्टार्ट हो गई थी, पुर्तगालियों ने पहले शुरू किया, और पुर्तगाली इसलिए यहाँ पर सफल हो भी नहीं पाए क्योंकि उनका ध्यान व्यापार से हटकर कन्वर्जेंस की तरफ आ गया। तभी चलो ईसाई धर्म की तरफ कन्वर्जेंस जो है वो ज़्यादा करवाते हैं। तो शुरू में तो कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनके पैर यहाँ पर जम गए, बेसिकली व्यापारिक दृष्टि से भी और राजनीतिक रूप से भी जमते रहे, तो उन्होंने भी अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना शुरू किया, कन्वर्जेंस जो है वो करनी शुरू की। तो ये बात भी हर्ट की, तो ये भी एक कारण बनता है। और साथ ही हम बात करेंगे इकोनॉमिक रीजंस की। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला कि अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक स्थिति जो है, वो किसी भी देश का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पिलर होती है। बिना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, बिना एक अच्छी अर्थव्यवस्था के आप किसी देश को रन नहीं कर सकते, किसी क्षेत्र को रन नहीं कर सकते। लेकिन जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, दैट वर बेसिकली मेंट टू हेल्प द कंपनी ओनली। वो सिर्फ कंपनी की सहायता या इंग्लैंड की सहायता करने के लिए बनाई गई थी। भारत का उसमें कोई भला हो, भारतीय अर्थव्यवस्था का उसमें कोई भला हो, वो एज ए बाय प्रोडक्ट तो भला हो सकता था, लेकिन मंशा कभी भी नहीं रही कि कंपनीज जो नीति बनाए, व्यापारिक नीति बनाए या कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी वो बनाए और भारतीय का किसी का भला हो जाए, ऐसा कतई नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चाहे वो उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज थी, परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो शुरू किया कॉर्नवालिस ने, ठीक है, हुआ तो बहुत पहले 1793 में, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जो रिवोल्ट हुआ कोई 1 या 2 साल की बात नहीं है, बहुत पहले से ही एक एलिनेशन की फीलिंग शुरू हो चुकी थी। तो परमानेंट सेटलमेंट में किसान एलिनेट हो गए थे, वहाँ पे ये वर्ग एलिनेट हुआ क्योंकि जमींदारों के रूप में एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया था कंपनी ने जिनके फ्रेंडली रिलेशंस थे उनके साथ, और एक तरह से एलिनेट कर दिया एक वर्ग को, एक भारतीय वर्ग को दूसरे भारतीय वर्ग से उन्होंने एलिनेट किया, और वो उसमें सफल भी हुए। और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में, उस मंशा में जमींदार भूल गए थे या भूलते जा रहे थे बहुत सारे क्षेत्रों में कि किसान अपने हैं और ब्रिटिश दूसरे हैं। उन्होंने किसानों को दूसरा समझ लिया और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को अपना समझ लिया। तो ये बात भी हुई है, और ये पॉलिसी ने हर्ट किया, एक आम प्रजा को हर्ट किया। प्रजामंडल मूवमेंट बाद में शुरू होती है, इसी कारण से शुरू होती है क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ले रहे थे, और किसानों के साथ रैयतवाड़ी सिस्टम में तो ताल्लुक था उनका किसानों के साथ, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एरिया में हुआ तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम नज़र नहीं आ रहा था। सेंस ऑफ एलिनेशन नज़र आती है यहाँ पर। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया। भारत में हथकरघा उद्योग जो है बहुत पॉपुलर था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हथकरघा उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, जिसकी बात महात्मा गांधी भी आगे जाकर बार बार करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, और जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की बात होती है वो चल रही थी यहाँ पर, वो पहले से चल रही थी। लेकिन क्योंकि वो बड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, और बड़ी इंडस्ट्री को कहाँ बढ़ावा दिया जाए, इंग्लैंड में, तो यहाँ की अगर वो कॉटेज इंडस्ट्री चलती रहती, अगर हथकरघा उद्योग से कपड़ा बनता रहता, एक बुनकर जो है वो कपड़ा बना रहा है और अपने लिए रोजी रोटी कमा रहा है, तो जो इंग्लैंड की मिलें थी, जो मैनचेस्टर में कॉटन टेक्सटाइल की मिल थी, वो कैसे चलती, वो तो नहीं चल सकती थी। तो हथकरघा उद्योग को बंद कराने की नीति जो है वो इनकी
बनाई गई और वो ये बंद हुए, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए थे यहाँ पर हथकरघा उद्योग। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज अनदर पार्ट, कि एग्रीकल्चर तो था यहाँ पर बेसिकली, एग्रीकल्चर तो ख़त्म हुआ नहीं कभी, और एग्रीकल्चर तो आज भी है। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो बात थी, जो कंपनी की बात थी, उन्होंने जोर दे दिया कमर्शियलाइजेशन की तरफ। कैश क्रॉप्स, आप खजानों की तरफ कम ध्यान दें, आप कौन सी क्रॉप्स उगाएंगे जिनका हमें लाभ हो, जो हमें चाहिए। हमें इंडिगो चाहिए, हमें नील चाहिए कपड़े को रंगने के लिए, हमें कॉफ़ी चाहिए, हमें टी चाहिए, हमें चाय चाहिए, हमें ओपियम जो है वो चाहिए। सेंट्रल इंडिया में कुछ एरियाज में वो भी उगाया जो है जाने लगा। हमें जूट चाहिए, और ये सब तो खद्यान तो नहीं है, ये वो क्रॉप्स तो नहीं है जिन्हें हम खद्यान की कैटेगरी में रखते हैं। टोटली कमर्शियल क्रॉप्स थी, जिन्हें हम कैश क्रॉप्स भी कह सकते हैं। और इसका लाभ भारतीय किसानों को तो नहीं था, इसका लाभ सीधा उस इंडस्ट्री को हो रहा था जो इंडस्ट्री इंग्लैंड में मौजूद है, और यहाँ पर किसानों को कोई लाभ नहीं था। इन क्रॉप से वो कमा नहीं पा रहे थे बेसिकली। और दूसरा रीज़न हुआ कि प्रोडक्शन खजानों की कम हुई है, तो अकाल की स्थिति जो है, भुखमरी की स्थिति जो है वो भी पैदा होती है। कई स्थानों पर जाकर हम देखते हैं, बंगाल और उड़ीसा में जो फैमिलीज है वो आते हैं, क्योंकि कैश इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम करती है। गेहूँ की, चावल की, जौ की, बाजरा की, इनकी प्रोडक्शन जो है मजबूर किया गया कि आप ये मत उगाइए। और इंडिगो कल्टीवेशन के लेकर तो नील दर्पण लिखा भी गया है। माइकल मधुसूदन दत्त एक राइटर हुए हैं। प्रश्न कई बार जनरल स्टडीज में आ जाता है कि नील दर्पण किसने लिखा। नील दर्पण जो है वो माइकल मधुसूदन दत्त ने इंडिगो फार्मर्स के फ्लाइट के ऊपर लिखा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक कारण बना। और दादा भाई नौरोजी तो आगे जाकर लिखते ही हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कि सारा का सारा पैसा जो है वो तो जा रहा है, धन की निकासी हो रही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो कभी विश्व में, पूरे संसार में एक सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, इकोनॉमी मानी जाती थी, कंपनी के आने के बाद से इट हैड स्टार्टेड ब्लीडिंग बेसिकली, और वो स्पॉन्ज की तरह चूस रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो इकोनॉमिक रीजंस जो हैं ये फोर फ्रंट पे आ जाते हैं बेसिकली, जब हम 1857 की क्रांति की बात जो है, विद्रोह की बात जो है वो हम करते हैं। तो ये मिले जुले कारण, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, मिलिटरीली रीजंस भी हैं, और पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, मिलिटरीली भी हैं। इन सभी का एक मिश्रण है जो हमें नज़र आता है 1857 में जो घटनाएं घटती हैं। लेकिन ये आंदोलन कहाँ तक सफल होता है या असफल हुआ, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। नेचर की बात भी करेंगे कि विभिन्न नाम क्यों दिए गए हैं इस रिवोल्ट को, नॉमेनक्लेचर जो है वो अलग अलग क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिवोल्ट के जो रीजंस हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।